Today's topic starts with the concept of naming how many television manufacturers you can name in the class today, children. I have named 3. बाकी आप बताइए. वेरी गुड. रिलायंस एक टेलीविजन सेट का मैन्युफैक्चरर है. इससे पता लगता है कृष्ण जी की दिमागी स्थिति एकदम गड़बड़ हो चुकी है, एकदम गड़बड़. हाँ चलिए, सैमसंग है, देन बीपीएल है, थॉमसन है, टीसीएल है, Amazon बेसिक्स है, इंटेक्स है, वीयू है, रेडमी है, रियलमी है, वीडियोकॉन तो मेरे दादाजी के जमाने में था, पैनासोनिक है, और कौन सा भाई, अरे इंपॉर्टेंट ब्रांड को तो आप भूल ही गए हैं, फिलिप्स है, और कोई हो गए. चलिए, शायमी है, और कोई. टेलीविजन बनाते हैं. हाँ, टेलीविजन बनाते क्या है, मैन्युफैक्चरर्स से ज्यादा असेंबलर्स हो गए हैं. आज मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो असेंबलिंग पे भी कन्वर्ट हो चुकी है. सो इन सब में अगर आप सीरियल देखेंगे दिया बाती, तो दिया बाती ही नजर आएगा, वो अखंड ज्योत नहीं बन जाएगा. अगर आप सीरियल देखेंगे सास भी कभी बहू थी, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सास बुढ़ा गई है. तो सीरियल्स वुड बी सेम बेसिकली. So a type of market where differentiated products are prepared, are manufactured, marketed, sold. There are many sellers and even there are many buyers. They keep the price of their product, giving consideration with the price of other products as well. Logic समझ में आ गया? पक्का? So this type of market is called as what, children? Monopolistic. ज्यादा बेचने के लिए दाम यहाँ पे भी कम करना पड़ेगा. AR and MR will be downward sloping. तो ये बातें आपको समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू पूरा अप्लाइड आएगा. तो अगर आपको 6 टेलीविजन कंपनीज का नाम दे दें और बोले विच टाइप ऑफ मार्केट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस इंडस्ट्री, तो बच्चे कहेंगे सर ये मोनोपोली है, सबका नाम अलग अलग है. सिंगल सेलर है सर, सैमसंग सिर्फ सैमसंग बेचता है, सोनी सिर्फ सोनी बेचता है, एलजी सिर्फ एलजी बेचता है, दूसरा नहीं बेचता, फिलिप्स वाले सिर्फ फिलिप्स ही बेचते, सर मोनोपोली है. तो वहां पे फिर आपको मार्कशीट में मम्मी की पुरानी लिपस्टिक लगानी पड़ेगी ताकि नंबर नजर ना आए. तो एक्चुअल आंसर इज मोनोपोलिस्टिक. समझ में आ गया? चलिए हेडिंग लिख लें सब लोग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आर लार्ज, द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड. इवन एयरलाइन कंपनी की बात करिए बच्चों, ढेर सारी एयरलाइंस हैं. एतिहाद एयरलाइंस है, कतर एयरवेज है, लुफ्थांसा है, कैथे पैसिफिक है, देन ब्रिटिश एयरवेज है. सब फ्लाई करते हैं 2 डेस्टिनेशंस के बीच में, बट सबकी सर्विसेज अलग अलग है. एक बार एक बच्चे ने मेरे को कहा सर कांट इट बी डुओपोली. मैंने कहा कैसे? कह रहे सर मान लीजिए 2 जुड़वा भाई या बहन हो, एक एयरलाइन में पायलट है या एयर होस्टेस है, एक दूसरे में पायलट या एयर होस्टेस है, तो सर दोनों में सर्विसेज सेम हो गई, पायलट तो सेम शक्ल का है. तो मैंने कहा प्रभु पैर कहाँ हैं आपके, तो डुओपोली नहीं होगा, एयरलाइन एज अ होल सर्विस को आप देख रहे हैं. समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? So when firm produces, what a firm produces is not quite like what many other firm produces. थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डिफरेंट मिलेंगे ही मिलेंगे. तो Hyundai कार लॉन्च करता है i10, मारुति इनकी कॉपी करके गाड़ी लॉन्च करते हैं K10. इवन चिल्ड्रन अगर हम SUV मार्केट की बात करें, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, व्हाट इट क्लियर, तो यहां पे भी ढेर सारी महंगी कार्स हैं. जैसे महिंद्रा की XUV 700 हो गई, टोयोटा की इनोवा हो गई, महिंद्रा की मराजो हो गई, किया की वो कौन सी सेल्टोस या कार्निवल, नहीं थोड़ी और महंगी हो गई तो, और नीचे आई है. तो ये भी क्या है? कंपटीशन. इट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. समझ में आ गई बात? क्लियर? इवन मोबाइल फोन मार्केट कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंसिडर कर लें तब भी गूगल का एंड्रॉइड सब में है, बट यूजर इंटरफेस अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है. और बच्चों एक मैंने रिसर्च की थी, वो मैं आपको बताता था ना, चाइना की एक कंपनी है BKC. एक्चुअली इट इज नॉट BKC, इट इज BKK. और ये कॉन्ग्लोमरेट है जो ओप्पो, वीवो, वन प्लस और एक कोई कंपनी और है, नॉट रिमेंबरिंग द नेम एग्जैक्टली, ये तीनों इन्हीं का है. रियलमी, यस गॉट इट, रियलमी. ये चारों ब्रांड नेम्स इन्हीं के हैं चिल्ड्रन. अब इन्हीं के मतलब ये वीवो और ओप्पो का तो ओनर सेम है, वन प्लस का ओनर अलग है और रियलमी का ओनर अलग है. खोपड़े में बात जा रही है? तो जैसे आप बात करें विस्तारा एयरलाइंस
और इंडियन एयरलाइंस, एज ऑफ टुडे इनके ओनर कौन है? टाटा। बट ये आपस में दो अलग अलग कंपनीज है, कॉम्पीट भी करती हैं, तो इट इज मोनोपोलिस्टिक। तो वीवो और ओप्पो के ओनर एक हैं, वन प्लस के ओनर एक हैं, और रियलमी के अलग हैं। तो 3 ओनर्स आर देयर मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रोडक्ट्स। ये बीकेके के नाम से कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं, और जब भी प्रोसेसर, रैम, स्क्रीन कुछ भी जब खरीदते हैं तो ऑर्डर एक साथ प्लेस करते हैं ताकि पर यूनिट कॉस्टिंग इनकी कम हो जाए। तो इसमें वन प्लस ने सोचा भाई हम थोड़ी हैवी ड्यूटी ब्रांडिंग करेंगे और डे 1 से हम 10,000 का मोबाइल 40,000 में बेचेंगे। वीवो, ओप्पो तो इतने दिमागदार थे बच्चों, इतने दिमागदार, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, हर पान वाले की दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दिया अपना। पता है क्यों लगा दिया? क्योंकि पान वाले का उसमें नाम रहेगा, लल्लू पान शॉप, कृषिव पान शॉप, महल पान शॉप, मोती पान शॉप, संकट मोचन पान शॉप, समझ में आ गया, कॉइन पान शॉप, जनरेशन पान शॉप, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कृष्ण पान शॉप, कपूर पान शॉप, और सब में वीवो और ओप्पो का ऐड है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो होर्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है उसकी कॉस्ट घट के कितनी हो गई? 0। और पान वाले को फ्री में बोर्ड मिल गया कम से कम। तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव ने इनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगा दिया, क्योंकि इन्होंने चोरी छुपे एडवर्टाइजमेंट किया, गवर्नमेंट को उस एडवर्टाइजमेंट पर कोई टैक्स दिया ही नहीं। सोचिए कितना जीनियस तरीका है। रहा होगा कोई आईआईटीएन, कोई आईएम वाला जिसने दिमाग दिया होगा कि भाई सड़क पे बोर्ड लगाओगे, पोल पे कायोस्क लगाओगे, तो एडवर्टाइजर को भी पैसा देना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी उस कायोस्क की उसका पैसा भी देना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं जीएसटी 18% वो भी देना पड़ेगा। पान की दुकान के ऊपर होर्डिंग लगा दो, पान वाला भी खुश। सिर्फ वो होर्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देनी है, ना एडवर्टाइजर का कोई पैसा, ना कोई जीएसटी, ना स्पेस रेंटल, सब बच जाएगा। तो करोड़ों रुपए का इनके ऊपर लग गया सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पेनल्टी। कोर्ट वोर्ट में गए होंगे, कुछ सेटलमेंट करा लिया होगा। और रियलमी तो आप जानते ही हैं, कैसा भी मोबाइल ले लीजिए 2 साल बाद खराब हो ही जाता है। ओके, तो ये है एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपस में बच्चों मोनोपोलिस्टिक का, एंड इंडिविजुअल कार्टेल बना के मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। समझे बात को? समझे बात को? yes, समझ गए? तो आपने डिसआर्मामेंट, कोल्ड वॉर, ये सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि किसी जमाने में अमेरिका और रशिया दुश्मन थे। खैर कोल्ड वॉर आज भी इनके बीच में चलती रहती है, बट आईएसआईएस को बर्बाद करने के लिए, बगदादी को मारने के लिए दोनों आपस में दोस्त बन गए। ओके, तो थे वो मोनोपोलिस्टिक, बट यहां पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कर लिए। सो इन 5 बातों में हम पढ़ेंगे चीजों को बच्चों, जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जान चुके हैं। सो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड देम। पहला मार्क कर लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स चिल्ड्रन। सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी तो मैंने आपको हैंड रिटन और सॉरी जो जेरोक्स नोट्स दिए उसमें है। नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज्यादा है बच्चों, क्या कोई भी फर्म मार्केट को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकती है बच्चों? आई रिपीट, गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी जवाब दे सकते हैं। इतनी ढेर सारी फर्म्स हैं, क्या कोई भी अपने हिसाब से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? नो। टेलीविजन कंपनीज का एग्जांपल ले लीजिए, क्या सोनी मार्केट को ऐसा इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ये टीवी बिक ही ना पाए? नॉट एट ऑल। दे ऑल नो, हम जितने महंगे हमारा कस्टमर उतना रईस, हम जितने सस्ते और घटिया हमारा कस्टमर उतना गरीब। तो हर पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। जिसको लगता है भाई सोनी का टीवी 50,000 का एक बार खरीद लो 20 साल चलेगा, वो कहेगा सैमसुई है तो 25,000 का, ये चलेगा भी 4-5 साल, तो चलो यही खरीद लेते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा टीवी लगता है पता है आपको बच्चों? इंटेक्स से भी नीचे ब्रांड का स्टिकर सोनी का लग जाएगा। आई रिपीट, स्टिकर सोनी का। आप न्यू दिल्ली, ग्रेटर कैलाश 2, जीके 2 चले जाइए, नेहरू प्लेस चले जाइए, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। जो टीवी आपको इंटेक्स का 43 इंचेस 13,999 का अमेजोन पे मिलता है, ये टीवी चाइना से 4,800 रुपए में इंपोर्ट होता है। लैंडिंग कॉस्ट 5,500, 100 में से 4 पीस मान लीजिए खराब निकल गए, बाकी सही चलेंगे। ओके, अब होटल में ये सब टीवी खूब बिकते हैं। कौन से होटल? असलियत बताऊं आपको बच्चों, टाटा वाले खुद तो जाएंगे नहीं टीवी खरीदने, वो अपने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए भी किसी एजेंट को, वेंडर को ढूंढेंगे, ठेकेदार को,
कि भाई हमें 400 टीवी चाहिए अपने होटल के 400 कमरों के लिए, तो वो सीधे चाइना पहुंच जाएगा और जहां पे सैमसंग का टीवी बन रहा होगा उसी फैक्ट्री वाले से बात करेगा। सैमसंग सारा खुद थोड़ा बनाता है। इंडिया में, सॉरी, वर्ल्ड वाइड 2-3 कंपनीज हैं जो एलईडी स्क्रीन बनाती हैं। एक उसमें सोनी है, एक सैमसंग है, एंड एक उसमें शार्प है। चिल्ड्रन, व्हाट? शार्प। ये बाकी सारी कंपनीज दूसरी कंपनी से सामान लेके असेंबल करती हैं। तो वो 400 टीवी ताज के एक होटल के चाहिए। ऑल इंडिया सप्लाई मान लीजिए 4000 टीवी सेट की है, तो वो एजेंट पहुंच जाएगा चाइना खुद से और ऐसी फैक्ट्री को पकड़ेगा जहां सैमसंग की स्क्रीन बन रही है। सैमसंग ने अपने भी प्लांट लगाए, दूसरों से भी लेता है बनवा के। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कुछ सब्जी मम्मी घर में बनवाएंगी और कुछ बाहर से मंगवा लेंगी। तो वहां से बात करेगा, भाई कितने का टीवी दोगे? भाई आपके इंडिया में तो ये 16,999 का है, हम आपको 4,999 का दे देंगे। मिनिमम 1,000 पीस लेना पड़ेगा। द पर्सन सेज मेरे को 4,000 लेने हैं। एक टीवी कितने का पड़ा? 5,000 का। फिर पूछा जाएगा स्टिकर किसका लगा दे? लगा दो सोनी का स्टिकर, डब्बा अब्बा सब सोनी का रहेगा। इज दैट क्लियर? कौन देखने आ रहा है कि किसका है? या डब्बा नहीं भी रहे, ओपन सप्लाई दे दो हमको। वो बबल रैप नहीं होता, बबल रैप में पैक हो गए, वो दिल्ली चलाएगा। दिल्ली के किसी गोडाउन में डिब्बे अलग से आ जाएंगे, वो इंडिया में छापे जाएंगे। क्योंकि जब बबल रैप में टीवी आएगा तो बिलिंग कराई जाएगी कि ये एलईडी स्क्रीन है, ये टीवी नहीं है, तो रॉ मटेरियल के नाम पे आएगा, थोड़े टैक्सेस भी उस पर कम होंगे। 5,000 का टीवी मान लीजिए, और मैं मान के चलता हूं कि 50-60% इंपोर्ट ड्यूटी भी लग गई, 7-8 हजार का पड़ेगा। थोड़ा डैमेज भी हो गया, 10,000 से ऊपर का नहीं पड़ेगा। और एजेंट ने ताज वालों को कोटेशन दिया है 12,000 का। 2,000 रुपए एक टीवी पे कमाएगा, 4,000 टीवी पे 2,000 रुपए के हिसाब से कितना कमा लेगा सोचिए? 20 लाख। अरे मैथ नहीं आती क्या भाई? 4,000 इंटू 2,000, 4 2 8 और 6 जीरो जोड़ लो, 80 लाख रुपए कम से कम वो कमाएगा। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी मनगढ़ंत लग सकती है आपको, टाटा के साथ ऐसी बेईमानी कोई नहीं करेगा। बट जितने लोकल छाप शहरों में होटल्स होते हैं, अच्छे होटल्स मतलब जहां पे आपको रूम 3-4 हजार रुपए का मिलेगा, वहां पे बच्चों सारे टीवी के ब्रांड्स तो ये होंगे, बट वो एग्जैक्टली ओरिजिनल कोई भी नहीं होता, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम रूम में लोग रहते ही नहीं है। आए अटैची वगैरह रखे, घूमने चले गए, फिर रात में ऐसे फिर चल निकल गए। तो ये इसी तरह की ब्रांडेड टीवीज ही मिलेंगे आपको। इज दैट अंडरस्टूड? कैसे सर पकड़ में आएगा टीवी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? अरे हमें कौन छापा मारना है या हमको टीवी देखने गए होटल में? इज दैट अंडरस्टूड? तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ये इम्प्लीकेशन भी है। अपने प्रयागराज सिटी में शाहगंज मार्केट है, वहां पे आपको टीवी इस तरह के मिल जाएंगे। कहेगा बताइए स्टिकर कौन सा लगाना है? आप सोनी, मोनी, टोनी अपना नाम लगवा लीजिए, वो भी चल जाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस कि भाई देखने में काम वो वही करेगा, बट कलर, पैकिंग, डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी ये सब थोड़ा सा डिफर होगा। चिप्स की मार्केट किसी जमाने में मोनोपोली थी चिल्ड्रन, और कौन सा चिप्स आता था बाजार में? अंकल चिप्स। इस फैक्ट्री को किसने टेक ओवर कर लिया अपनी दुकान चलाने के लिए? फ्रीटोलेज ने। एंड फ्रीटोलेज इज ओन्ड बाय पेप्सी। इज दैट क्लियर? तो जैसे इंडिया में कोको कोला ने कैंपा कंपनी को खरीदा और बॉटल में लिखने लग गए अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, जिससे लोगों को यह लगे कि कैंपा कोला भी किसका है? कोको कोला का है। थम्स अप में भी वही लिखने लग गए। धीरे धीरे अपनी इंडिया में एंट्री क्रिएट की फैंटा, और वो कौन सा था? स्प्राइट। और लिम्का भी खरीदा उन्होंने, तो लिम्का, कोको कोला, थम्स अप, सॉरी सॉरी सॉरी, लिम्का, कैंपा कोला, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट, ये 4 इंडियन ब्रांड्स थे। झक्की हिंदुस्तानी जिनकी फैक्ट्री थी वो प्रमोट नहीं कर पाए इसको, और कोको कोला से डर गए, तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस सब किसको बेच दिया? कोको कोला को। कोको कोला के पास 20 साल का पेटेंट रहा होगा इसके लिए। अब धीरे धीरे कोको कोला गोल्ड स्पॉट की बोतल पे, लिम्का पे, और क्या बोला मैंने, कैंपा कोला और थम्स अप, सब पे लिखने लग गया अब प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। और साथ ही में अपने 4 ब्रांड्स डाल दिए, कोक, स्प्राइट, फैंटा एंड, नहीं लिम्का तो पुरानी था, 3 ब्रांड्स अपने ऐड कर दिए। धीरे धीरे थम्स अप वगैरह को बाहर करते गए और अपना ब्रांडिंग ज्यादा करते गए। बट उनको लगा कि भाई फैंटा उतनी नहीं बिक पाती, सॉरी फैंटा तो बिक रही है, गोल्ड स्पॉट नहीं बिक रही, तो गोल्ड स्पॉट मार्केट से पूरी तरह से नाम गायब हो गया। उन्होंने लिम्का को भी थोड़ा कम ही करके स्प्राइट ज्यादा ले आए, बट थम्स अप अभी भी चल रहा है।
या हो सकता है थम्सअप की उनकी जो रॉयल्टी होगी वो 50 साल के लिए उन्होंने दी होगी, या अग्रीमेंट क्या होगा कि 50 साल तक आप इस प्रोडक्ट को विड्रॉ नहीं करेंगे। तो रिसेंटली रिलायंस वालों ने कैंपा के ब्रांड पे कोल्ड ड्रिंक बेचनी अब स्टार्ट कर दी है। समझ में आ गया? कृषि जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर तो थम्सअप और कोका कोला एक ही कंपनी की, अगर तो वो फिर थम्सअप को हटा के अपना कॉम्पिटिटर हटा देना। नहीं, अपना कॉम्पिटिटर नहीं, वो सोच रहे थे कि थम्सअप को पूरी तरह से हटा दें ताकि कोक ज्यादा बिके, बट लोगों ने प्रेफर नहीं किया कि नहीं थम्सअप तुमको चाहिए चाहिए, तो उनको लग रहा है चलो इंडिया में दोनों बेचो। तो इंडिया के बाहर आपको कोक का कोको कोला मिलेगा, फैंटा मिलेगा, स्प्राइट मिलेगा। ये थम्सअप और लिम्का सिर्फ इंडिया में बिकती है, बाहर कहीं नहीं बिकती है। समझ में आ गया व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? तो अंकल चिप्स को वैसे ही पेप्सी वालों ने खरीदा कि हिंदुस्तान में लोग अंकल चिप्स खूब खाते हैं, और इसके बाद एक अपना ब्रांड ले आए लेज, और धीरे धीरे देखिए ध्यान से बच्चों कैसे ये एमएनसी मल्टीनेशनल्स काम करते हैं। लेज के आपको 50 फ्लेवर नजर आते होंगे शायद, बट अंकल चिप्स के क्या मल्टीपल फ्लेवर्स नजर आते हैं, 1 2 3, वो अभी आ गए हैं 10 साल में, उसके पहले तो सिर्फ एक प्लेन सॉल्टेड होता था, और ज्यादा प्रमोट भी नहीं करते, वही पुराना ब्लू कलर का बेकार सा पैकेट और इनके भड़कीले पैकेट्स, उसमें सैफ अली खान भी हैं। क्योंकि अगर अंकल चिप्स को ज्यादा प्रमोट कर दिया और कोई विदेशी इंडिया चला आया और उसको अंकल चिप्स अच्छा लग गया, फिर वो अपने कंट्री में भी अंकल चिप्स की डिमांड ज्यादा करेगा और लेस की कम। तो पेप्सी ये नहीं चाहता, पेप्सी चाहता है यूएस में डिमांड स्टिल लेस की ही बनी रहे, अंकल चिप्स की ना बनी हो। तो कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए मजबूरी में बेचारे अंकल चिप्स बनाते हैं, दूर दूर तक इनका मन अंकल चिप्स बनाने का नहीं है। तो पेप्सी के लिए अंकल चिप्स और कोक के लिए थम्सअप। ऐसा ही है जैसे हमारे देश में ना पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई, मजबूरी है, साथ में टिके हुए हैं, मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो कभी मम्मी बोले ना बेटा डोंट ट्रीट योर एजुकेशन लाइक अंकल चिप्स, व्हाट इट क्लियर, ट्रीट इट लाइक लेज, ट्रीट इट लाइक कोक, नॉट लाइक थम्स अप और लिम्का। समझ गए बच्चों? यस सर। लिख दिया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबने? पक्का? चलिए, पापकी जी समझ गई, इतिका जी समझ गई? यस। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। फर्म्स को अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, यहां पे मैं प्रोडक्शन फंक्शन में आना चाहूंगा। फर्म को मेनी अ टाइम्स सो कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, और कभी कभी फर्म लॉसेस भी सफर करती है। ईयर्स अगो चिल्ड्रन, मैं बात कर रहा हूं 90s की, टेलीफोन लगवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अनटिल अनलेस आपका मिनिस्ट्री लेवल पे या भारत संचार निगम लिमिटेड, उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नाम से जाना जाता था, अगर कोई ठीक ठाक जैक सोर्स जुगाड़ पानी है तो लैंडलाइन कनेक्शन आपको मिलेगा, वरना जय माता दी। तो यहां पे पीसीओ खुल गए। पीसीओ क्या होता है? पीसीओ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। आज तो आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे डोनाल्ड ट्रंप को भी कॉल लगा सकते हैं, उस जमाने में आपको इलाहाबाद से कानपुर, न्यू दिल्ली से मुंबई भी फोन करने के लिए पहले एक्सचेंज में कॉल करके बुक कराना पड़ता था, क्योंकि उतनी लाइंस थी नहीं। देखा होगा पुराने कुछ रेट्रो वीडियोस में, वो जैक निकाल के लेडी दूसरे जैक में लगाती है, फोन से बात करवाती है, उसको बोलते थे ट्रंक कॉल बुक हुआ है। क्या बुक हुआ है? ट्रंक कॉल। तो अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं और आपकी नानी माँ लखनऊ में रहती हैं, तो आप प्रयागराज के लोकल एक्सचेंज को फोन करते थे, भाई ये नंबर है, हमारी नानी माँ को कॉल लगा दो। तो एक्सचेंज आपके घर तक जो वायर बिछाता था, उस वायर की कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि लोकल कॉल्स तो हो सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर दूसरे शहरों में कॉल्स नहीं हो सकते थे। बात समझ में आ रही है? जैसे मोबाइल जब नए नए आए, कॉलिंग होती थी, मैसेजिंग नहीं होती थी उसमें, आज तो वीडियो कॉलिंग होती है। तो किसी ने 90s में सोचा भी नहीं होगा कि वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो कॉल बुक हुआ करती थी। उसके बाद फैसिलिटी दे दी गई स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग, स्टैंडर्ड बना दिया गया इस डायलिंग को। स्टैंडर्ड मतलब कॉमन, आप घर से बैठे बैठे लैंडलाइन फोन से कॉल बुक कर सकते हैं। और देयर आफ्टर स्टिल इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, आईएसडी, ये भी नहीं हुआ करती थी। तो जैसे फोटोकॉपी की दुकानें होती है ना मोहल्ले में, रिचार्ज सेंटर्स होते हैं मोहल्ले में, तो आजकल क्या लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए रिचार्ज सेंटर जाते हैं? नहीं जाते। पहले क्या होता था पता है? आपके पास मोबाइल फोन है, आप अपना सिम कार्ड कंपनी के ऑफिस लेके जाते थे, वो एक मशीन में सिम कार्ड को लगाते थे और प्रोग्राम करते थे कंप्यूटर से, और कहते थे लीजिए 1000 रुपये रिचार्ज कर दिया। सोचिए, ट्रैवल करना पड़ता था आपको अपने घर से, और ऐसी व्यवस्था शहर में 5-10 जगह होती थी बस। आज तो आप मोबाइल से बैठे बैठे रिचार्ज कर सकते हैं, और अगर रिचार्ज गलत हो जाए गलती से, तो 2 घंटे की वैलिडिटी होती है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी,
ये अभी मेरे साथ लास्ट मंथ हो चुका था। खैर, तो जब देखा गया उस जमाने में कि भाई बड़ा पैसा कमाया इन लोगों ने, एक कॉल का गवर्नमेंट इनसे लेती थी 70 पैसा, ये आपसे लेते थे 1.5 रुपए, 100% से भी ऊपर का प्रॉफिट। गली मोहल्ले में पीसीओ खुल गए, क्योंकि लोगों के घर में भी फोन नहीं हुआ करते थे। कहाँ जा रहे हो? पीसीओ जा रहे हैं नानी से बात करने, कॉल बुक कराई है उनके साथ। बहुत पैसा कमाया। नहीं नहीं, तुरंत वो होती, तुरंत। वो तो और पुराना जमाना था, वो ड्यूप्लेक्स सिस्टम, वॉकी टॉकी की तरह, पहले एक आदमी बोलेगा हम सुन ले फिर हम बोलेंगे। वो तो बहुत पुराना, वो 70s का जमाना था, तब तो मैं भी नहीं पैदा हुआ था। तो हर बिजनेसमैन ने देखा भाई इसमें बड़ा प्रॉफिट है। लोग वीडियो लाइब्रेरी चलाते थे 90s में, कैसेट और सीडी को किराए पे चलाते थे। अब सब खत्म हो गया, इंटरनेट ने कितने धंधे चौपट कर दिए। तो न्यू फर्म्स स्टार्टेड एंटरिंग द मार्केट, क्योंकि मोहल्ले में जरूरत थी 5 पीसीओ वाले की और चल रहे थे सिर्फ 2। तो पीसीओ वाला खूब प्रॉफिट कमाता था। साथ में जेरोक्स का बिजनेस चालू कर दिया, फैक्स मैसेज का बिजनेस चालू कर दिया। जो लोग बात करने आए हैं, अभी एक जन ऑलरेडी बात कर रहा है 15 मिनट, तो दूसरा कह रहा है खाली बैठे क्या करें, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का बिजनेस इनकी दुकान पे चलता था। एक इंटरनेट कैफे आपने देखा होंगे शायद, तो बस जैसे इंटरनेट कैफे होते थे वैसे ही होते थे। तो इनके बिजनेसेस बढ़े, तो दूसरे लोगों ने सोचा चलो हम भी यही बिजनेस करेंगे। तो धीरे धीरे मार्केट में, अर्लियर चिल्ड्रन, डिमांड यूज्ड टू बी मोर एंड सप्लाई यूज्ड टू बी लेस। तो प्राइस बढ़ता था, अब नॉर्मल प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चों, कंट्री में इनकी जो डिमांड थी ये लगभग सप्लाई के बराबर हो गई। तो अब मार्केट में प्राइसेस उस तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। अब 70 पैसे की कॉल का ये लोग 90 पैसा ही ले पा रहे थे। तो देयर प्रॉफिट्स रिड्यूस्ड डाउन। कुछ कंपनीज तो टिकी रही, कुछ दुकानदार टिके रहे, बाकी मार्केट छोड़ के भाग गए। एंड देयर आफ्टर इट सो हैपेंड चिल्ड्रन, लोगों के घरों में फोन लगने लग गए, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बहुत ज्यादा थी। बिजनेस सरवाइव करने के लिए इन शॉपकीपर्स ने दूसरे बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। तब तक मोबाइल फोन आ चुका था। तो मोबाइल फोन की एंट्री में क्या होने लग गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? मोबाइल फोन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, और लैंडलाइन फोन, पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी बूथ, इनकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। तो इन बिजनेसमैन ने ये पीसीओ बूथ खत्म कर दिए एंड दे शिफ्टेड देयर बिजनेस टू मोबाइल फोन इंडस्ट्री। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब धीरे धीरे मोबाइल फोन्स भी लोग ऑनलाइन वगैरह खरीदते हैं, तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हुआ करते थे। कब? लगभग 98 से लेकर 2010-15 तक। अब उस इंडस्ट्री में कौन सा प्रॉफिट होने लग गया? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एग्जिट कर गए। अब इन्होंने मोबाइल फोन एक्सेसरीज का काम चालू कर दिया। 10 रुपए का कवर खरीदो, 50 में चिपकाओ। 5 रुपए का टेम्पर्ड खरीदो, 50 रुपए में बेचो। खोपड़े में बात गई। आप 100 पीस टेम्पर्ड खरीद लीजिए होलसेल मार्केट से, 500 मिल जाएगा। सर दुकानदार चोर है क्या? अरे चोर नहीं भाई, 100 पीस में से 20 पीस तो टूट जाएगा उसका। कितना बचा? 80। अगल बगल के चंदू चैंपियन आ जाएंगे, 5-10 टेम्पर्ड वो फ्री में ले जाएंगे, 70। तो 30% का लॉस भी तो आप ही से कवर करना है। तो अब एक्सेसरीज की मार्केट में गेन है, अब नॉर्मल गेन है। और ये मार्केट कभी भी अब नॉर्मल गेन से नीचे आएगी नहीं, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ मार्केट है। इसमें डिमांड हमेशा ज्यादा होगी और सप्लाई हमेशा कम। मोबाइल फोन 5 साल पुराना भी हो गया तो हम नया कवर लगवाना ही चाहेंगे। तो जब भी मार्केट में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, फर्म्स स्टार्ट एंटरिंग। व्हेन इट रिड्यूसेस डाउन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स, दे स्टार्ट एग्जिटिंग, एंड एट द टाइम ऑफ लॉस दे एग्जिट। खोपड़े में बात गई। व्हाट हैपेंस व्हेन? समझ में आ गया? पवकी जी, गीतिका जी, समझ गए? यस सर। समझ में आ गया भाई सबको? चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए। भाई धंधा पानी करने के लिए ग्रेट इंडिया सेल, पता है अमेजोन पे आती है, 3 दिन के लिए आती है। स्टिल दे डू अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और नॉट चिल्ड्रन, क्योंकि सपना तो आएगा नहीं किसी को। तो थोड़ा बहुत सेलिंग, सेल्स प्रमोशन वगैरह आप अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो दे ऑल्सो स्पेंड सम मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट, ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज, जस्ट टू काउंटर अटैक देयर कॉम्पिटिटर्स। वर्ड यूज करना गलत होगा, आप शब्द यूज करिएगा राइवल्स। व्हाट? राइफल नहीं, राइवल्स। कॉपी द हेडिंग चिल्ड्रन। सेलिंग कॉस्ट्स आर देयर। समझ के बात को? डिमांड कर्व मैंने आपको बता दिया किस तरह का होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट आपको एग्जाम में दोनों तो पूछेंगे नहीं, एक पूछेंगे, तो आप बस डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? और इसका क्या हुआ? क्या कहने कृष्ण जी? कॉम्पिटिटर इसलिए वर्ड मना करता हूं यूज करने का भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कॉम्पिटिटर, तो वर्ड रिपीट करता है, थोड़ा शेक्सपियर की
सोलिलोक्वी बन जाती है। तो राइवल वर्ड यूज करेंगे तो पढ़ना थोड़ा, बोलना थोड़ा अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, लिख दिया सबने, समझ में आ गया? तो इसी के साथ मोनोपोलिस्टिक की कहानी होती है समाप्त।